अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। 10 रोज़ से ज़ायद की ताख़ीर के बाद बिलाखिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज वज़ीर ख़ारजा का हलफ उठा लिया है। न सिर्फ वो पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा हैं, बल्कि अपने नाना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह उनकी पहली हुकूमती ज़िम्मेदारी ख़ारजा उमूरी है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा और अब बिलावल शहबाज हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं। बिलावल अहम ओहदे संभालते वक्त तकरीबन अपने नाना और वालिदा के जैसी ही उम्र के हामिल हैं। बेनज़ीर भुट्टो 35 बरस की उम्र में पहली बार वज़ीर आज़म बनी थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 35 साल की उम्र में वज़ीर ख़ारजा बने थे और अब बिलावल वज़ीर ख़ारजा बने तो उनकी उम्र एट अराउंड 34 बरस है। कम उम्र तरीन वज़राए ख़ारजा में दूसरा नंबर हिना रब्बानी खर साहिबा का है, जो अब बिलावल की मिनिस्ट्री में ही वज़ीर मुमलिकत हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन शहबाज शरीफ को यस्सर कहने को तैयार है, लेकिन नए वज़ीर ख़ारजा के लिए पुराने चैलेंजेस से निपटना भी नाज़रीन इतना आसान नहीं है। मुंजमद हैं पाक भारत ताल्लुकात, मुअत्तल हुए में मुज़ाकरात, सरहदी मामलात पर अफ़गान हुकूमत का गैर लचकदार रवैया, रूस के साथ ताल्लुकात की नई डायमेंशंस का तयन, पाक अमरीका ताल्लुकात का मुस्तक़बिल, लेटरगेट के मामलात, बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात, मुल्क में अमरीका मुखालिफ बयानिए की भरपूर पजीराई, लेकिन वज़ीर आज़म की अमरीका से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश। बिलावल के लिए सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग होगी, ये डील कैसे करेंगे, पहला टास्क इनका क्या होगा, इन तमाम इशूज़ पर बात करूंगी। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा भी कर डाला है। कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने जरदारी साहब से एनआरओ मांगा। पीटीआई वज़रा ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की सूरत में हुकूमत में शामिल होने की पेशकश की थी। ऑफर करने वाले कौन थे, वज़रा कौन थे, राबते किसने करवाए हैं? कादिर मंदोखेल साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। कादिर साहब, ज़रा आगाज़, क्योंकि आज वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभाला है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, तो वहीं से ही आगाज़ कर लेते हैं। बतौर वज़ीर ख़ारजा पहला स्टेप क्या होगा, पहला इक़दाम क्या करेंगे बिलावल? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने हल्के नेटू फोरनान और पूरे पाकिस्तान की जालों को इस मुबारक दिन का, जिसका आगाज 27 फरवरी 2022 को बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में अवामी मार्च की सूरत में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके कामयाबी का सेहरा भी बिलावल साहब के सर पे है। देखिए, सवाल ये है, आपके सामने एक बात आ गई है डीजी ISPR की भी, कि इन लोगों ने हमसे रब्ता किया कि अपोजिशन से बात करें और ये अदम तमाद जो है ना तहरीक खत्म करे। मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, इलेक्शन कराने को तैयार हूँ। और बिलावल ने कल बात की है, उन्होंने कहा उनकी वज़रा, तो पहले आप इनका रिएक्शन तो देख ले, वो इनकार तो रख ले। आपने पूरे का पूरे जो ना वो शजरा तो ना खोले उनके सामने ना। एक बार डीजी ISPR ने की है, दूसरा मेरे चेयरमैन ने की है, जरा उनका रिप्लाई तो ले ले। वो इस बात को अगर इनकारी करते हैं तो फिर एक आदमी का नाम, जितने आदमी थे, जिस वक्त थे, जहां बात हुई है, सब तफसील आपके सामने रख देंगे। अच्छा, ये कादिर साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लंदन चले गए थे, बाकी तमाम वज़रा ने हलफ लिया, उन्होंने नहीं लिया, तो क्या जो हासिल करने गए थे वो हासिल हो गया है? क्या आकर उन्होंने वापस फिर अब हलफ उठा लिया है? हासिल क्या करना था, ये तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। इस तहरीक का आगाज ही बिलावल साहब ने किया है, और शहबाज शरीफ साहब के ओहदे का ऑफर ही सबसे पहले बिलावल साहब ने किया है कि चूंकि आपकी 84 सीट है, हमारे 56 है, आपकी अक्सरियत है, तो वज़ीर-ए-आज़म बनने का हकदार आप हो, तो फिर क्या मांगने जाएंगे। और दूसरी बात ये, हम तो चाह रहे हैं कि इस पाकिस्तान को इस सदी के कोरोना अज़ाब के बाद इस इमरानी अज़ाब से निकालना था, वो हमने निकाल दी है। उसके बाद हमें किसी वजारत की किसी की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो वजारतें कबूल की है, चाहे वो बिलावल साहब ने, अच्छा, यानी ये तय पा गया है कि अगर मुआखजे की तहरीक कामयाब हो जाती है सदर के खिलाफ, तो फिर जो सदर होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, पंजाब की गवर्नरशिप भी पीपल्स पार्टी के पास होगी, मोहसिन दावड़ और ANP इनकी भी शमूलियत कैबिनेट में होगी। ये मामला तय पा गए हैं। देखिए, ये सारी बातें तो अगर मैंने फार्मूला आपको बता दी है, जैसे बिलावल साहब ने कहा कि 84 सीटें रखने वाले की वज़ीर-ए-आज़म उनका हक है, तो इसी तरह फिर दूसरी जो ओहदे आते हैं तो यकीनन फिर दूसरी जो बड़ी पार्टी है उनका हक है, जो पीपल्स पार्टी है। तो अब आप एक एक सिरे को लेके अगर आपको पूछेंगे तो यकीनन जो बात आप करें उसमें सदाकत है कि यकीनन पीपल्स पार्टी का जो सेकंड दूसरा बड़ा ओहदा है, चाहे सदर पाकिस्तान का हो या फिर सुबून के हवाले से गवर्नरशिप हो, पंजाब की खास तौर तो पीपल्स पार्टी का हक है, उसको मिलना चाहिए। अच्छा, और नून लीग इस पर तैयार है, अग्री है?
देखिए, सारी लड़ाई तो पहले दिन तो नहीं करा है। यकीनन नून लीग भी इस रियलिटी को देखेंगे। जिस तरह फराख दिली से वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा इनको ऑफर किया गया, इसी तरह सदर पाकिस्तान हो या गवर्नर पंजाब हो, तो पीपल्स पार्टी का हक है, उसको मिलना चाहिए। कादिर साहब मियां साहब से बात करने गए थे ना बिलावल साहब, तो वहां से ग्रीन सिग्नल मिला, तभी तो फिर आज आके उन्होंने हलफ उठाया होगा ना? नहीं, ऐसे बिल्कुल हरगिज नहीं है। अगर ऐसा होता कि ग्रीन सिग्नल अगर नहीं मिलता तो हमारी काबीना की दूसरे मेंबरान ने क्यों हल्फ किया, तो फिर तो शामिल ही नहीं होने चाहिए हमें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मियां साहब, बड़े मियां साहब, मोहसिन दावर भी होंगे काबीना का हिस्सा? मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि वो भी उस तहरीक का अदम तमाद की तहरीक का और इसका एक ज्यादा कंट्रीब्यूशन है दूसरे इत्यादियों के साथ, तो उसका भी हक है काबीना में शमूलियत का। और बाकी मियां नवाज शरीफ साहब के पास बिलावल साहब इस बात के लिए मुबारकबाद के लिए गए कि पाकिस्तान की तारीख का पहला अदम एतमाद तहरीक जो कि कामयाबी के साथ इम्किनार हुआ, और शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब के होने पर मुबारकबाद के लिए गए। बाकी आपको याद होगा कि हमें तो वो याद आ गई है जब बीबी शहीद नवाज शरीफ साहब मिलने गई लंदन, और फिर उसके बाद बिलावल साहब गए, तो हमें तो दोनों तस्वीरें नजर से हम देख रहे हैं, न कि कोई लेन देन के लिए। सही सर, ये ऑलमोस्ट तमाम ही काबीना जा रही है ना वजीर आजम साहब के साथ सऊदीया, तो अब वजीर खारजा का ओहदा संभाल लिया, बिलावल भी जाएंगे? अब मेरे ख्याल में जहां मुझे इतला है जाएंगे। सही, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए जरा, सरकारी खर्चे पर ही जाएंगे या बिलावल अपना टिकट खरीदेंगे? आपको क्या लग रहा है कि इतनी वाजिया जो हुकूमत की बयानात आ गया कि सब वो जितने भी लोग जाएंगे वो अपने खर्चे पे जाएंगे, वज़ीर आज़म के साथ जरूर होंगे मगर अपने अपने टिकट अपने अपने खर्चे पे जाएंगे। और एक और बात आपके नाज़रीन को लिए बता दूं, मुझ समेत जितने भी अरकान कौमी असम्बली, उनके पास तो वैसी जहाज के टिकट का एक ऑप्शन है, उनके पास एक मराहत है जो कि कराची से मैं आता जाता हूँ या दूसरे हमारे मेंबरान आते हैं, तो इसी तरह जो है ना वो जहाज का टिकट तो वैसे कौमी असम्बली के फोरम पे मिल रहे हैं, जो हर पार्लियामेंट के रुकन चाहे अपोजिशन में चाहे हुकूमत के, उनका हक है। और यकीनन बिलावल साहब बाकी मेंबरान साहब। अच्छा, ये इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तमाम शहरों में दफ्तर के बाहर आ गए, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये एजेंट हैं नून लीग के। तो सर, ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि वो अपना इस्तीफा दे दें और फिर उसके बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगा दिया जाए, क्योंकि जो भी फैसला उनकी तरफ से दिया जाएगा यही कहा जाएगा कि नून लीग के एजेंट है? देखिए, इस नून लीग के एजेंट को लगाया किसने? इमरान याजी साहब ने। और आप अगर 2019 का क्लिप उनका देख ले तो बड़ी वेलकम की और बड़ी मशावरत वाली बात की कि हमने मशावरत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मुकर्रर किया है। आज अगर फैसल वाडा का ओहदे का जो फैसला आया, उसके बाद फॉरेन फंडिंग 8 साल से पेंडिंग है, वो फैसला आने वाला है, तो आप परेशानी किस बात पे? आपने जो आवाम की जम गफीर 25-30 लोगों का एहतजाज किया इलेक्शन कमिश्नर के दफातर के सामने, तो वो जम गफीर और भी कर दे, लोगों के एहतजाज कर दे। ये तो नहीं हो सकता है कि जो आपको लग रहा है कि आपकी चोरी पकड़ी गई है, अब आप बच नहीं सकते हो, तो आप ऐसे हरकतों पे उतर आएंगे। आप कर लें, 22 करोड़ लोगों को लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो आपके 22-25 लोगों से ज्यादा नहीं थे, आपके फुटेज तमाम को दिखा रहा है पूरा। तो सवाल ये कोई गुंडागर्दी है, ये तमाशी है कि आपके खिलाफ फैसला हो जाए तो आप उनको ललकार ले, और वो सादिक को अमीन जो साकिब और अमीन जो। बहुत शुक्रिया कादिर बंदूक, शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, यानी उम्रे के लिए बिलावल साहब भी तशरीफ लेकर जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो बात करेंगे। 25 दिन हो गए, कोई वाली वारिस नहीं है पंजाब का। अब कल वजीर आला का क्या हलफ उठा सकेंगे हमजा शहबाज या नहीं उठा सकेंगे, डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर जी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आज हमजा शहबाज की दरखास्त पर हुक्म दिया है कि गवर्नर पंजाब कल तक हर सूरत नौ मुंतखब वजीर आला से हलफ लें। सदर चाहें तो इसके लिए कोई भी नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन लगता नाज़रीन ऐसा है कि PTI ने भी हमजा शहबाज का हलफ ना होने देने का तहैया कर रखा है। वजीर आला के चुनाव पर बहस के लिए पंजाब असम्बली का इजलास भी कल बुला लिया गया है। पंजाब का सियासी और आइनी बहरान आसानी से हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 25 दिन बाद भी मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, वजीर आला के बगैर काम कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी गवर्नर ने कानूनी मुशावरत जारी रखी है, जिससे ऐसा लगता है कि वो भी अब कोई दोबारा राह तलाश कर रहे हैं जिससे हलफ बर्दारी को रोका जाए।
इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक अटॉर्नी जनरल हैं अशतर औसाफ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। शुक्रगुजार हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अशतर साहब, ये पंजाब के नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बर्दारी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद सर 2 बार मुलतवी हो चुकी है। क्या ऐसा मुमकिन है कि कल भी अदालती हिदायत को नज़रअंदाज किया जाए? ऐसा होता है तो कानून अपना रास्ता कैसे बनाएगा? जी, लाहौर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था उस वक्त गवर्नर का कोई लेटर सामने नहीं था और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस मामले को देखें और स्पीकर जो है किसी को नॉमिनेट कर दें। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर बहुत टाइम लगा दिया और इन द मीनवाइल एक गवर्नर की चिट्ठी भी प्रेसिडेंट के पास चली गई, इसलिए दूसरी रिट पिटीशन दायर करनी पड़ी। उस रिट पिटीशन में जो आज फैसला 10 बजे सुनाया गया है उसमें बड़े वाशगाफ अल्फाज में सदर पाकिस्तान को भी और गवर्नर को भी बताया गया है कि उनकी आईनी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये भी बताया गया है कि गवर्नर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो रद्द कर सके इस मामले को कि हलफ बर्दारी होगी या नहीं। और एक और बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि पहले कोई तारीख नहीं दी गई थी लेकिन अब तारीख भी दी गई है और कहा गया है कि 28 तारीख से पहले हलफ बर्दारी करवाई जाए। नंबर 2, उसमें बाकायदा डायरेक्शन दे दी गई है गवर्नर को कि वो खुद करें या अपने किसी नॉमिनी को करें। अगर वो फिर भी नहीं करते तो हमारे पास एक नहीं 2-3 केसेस में ऐसे फैसले हैं जहां पे हिदायत की गई हाई कोर्ट की तरफ से और उन पे जब अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई जिसके नतीजे में एक वजीर आजम अपने ओहदे से फारिग भी हुए और अपना जो है वो 5 साल के लिए नाअहल भी हुए थे। अच्छा सर, तो हमजा शहबाज हलफ बर्दारी के लिए सही आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं हमजा शहबाज। दूसरी तरफ सर पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अदालत सदर या गवर्नर को हिदायत जारी नहीं कर सकती, नहीं दे सकती। ये बहुत ही मुहम्मल सी बात है। क्या हमारे सामने नजीर मौजूद नहीं है? सदर इसाक खान ने जब डिसमिस किया था असेंबली को तो क्या कोर्ट ने उनके ऑर्डर को कलादम नहीं करा दे दिया था? जब गवर्नर तासीर थे उन्होंने गवर्नर राज लगा दिया था तो फिर क्या उनका गवर्नर राज का जो मामला था उसको सेटिसाइड नहीं कर दिया था? क्या जो है मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे ना, उनको क्या नाअहल करार नहीं दे दिया था? क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल करार नहीं दे दिया गया था? तो एक नहीं, 2 नहीं, बेशुमार आपके पास ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसमें गवर्नर को भी, सदर मुमलिकत को भी, वज़ीर आला को भी और वजीर आजम को भी कोर्ट ने ना सिर्फ हदायत जारी की बल्कि उन हदायत की अगर उन्होंने पहलू तही की तो उसके नतीजे में उनको सजा भी भुगतनी पड़ी। सही। अच्छा अशतर साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा चुकी है जिस पर 14 दिन में इजलास बुलाना था और 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करवानी थी। 21 दिन गुजर गए हैं सर, फिर भी कल के एजेंडे में ये शामिल नहीं है। इसे हम क्या कहें, आइन को मानने से इनकार या फिर कुछ और? ये आइन को मानने से इनकार है, ये आइन से इनहराफ करना है, आइन से पहलू तही करनी है और ये एक बहुत ही ऐसी सिलसिला बन रहा है जहाँ पे इंजीनियर किया जा रहा है इस सारे मामले को, जहाँ पे ऐसे लगे जिस तरह कोई डेडलॉक की सिचुएशन है। ये आईनी बहरान नहीं है, ये डेडलॉक नहीं है, ये एक सियासी कशमकश है और इस सियासी कशमकश में न एक पार्टी का नुकसान है न दूसरी पार्टी का नुकसान है, ये हमारे मुल्क और कौम का नुकसान है। आप देखिए, एक सूबे में अगर हुकूमत 27 दिन से न चल रही हो तो जो गन्नों की प्राइस का तय करना है, बारदाना यानी उसकी बोरियों की मुहैया करना है और शुगर की प्राइसेस को तय करना, ये सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के काम है। जब ये नहीं होंगे तो क्या मुल्क और कौम का नुकसान नहीं हो रहा? तो सबको होश के नाखून लेना चाहिए, खास तौर पे उन लोगों को जो ऐसे आईनी ओहदों पे बैठे हैं जहाँ पे उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है जो इससे पहले
सही, आपकी बात से समझ आया सर। अगर आइन से इनहाफ करने की कोशिश की जाती है, वो चाहे सदर की जानिब से हो, चाहे वजीर आला की जानिब से हो, चाहे वज़ीर आज़म की जानिब से हो, तो फिर अदालतें वहाँ पर अपने फैसले देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में साथ मौजूद। नाज़रीन, आगे बढ़ रही हूँ। सुपर पावर अमरीका इस वक्त खौफजदा है। उसको डर है कि ईरान जौहरी ताकत बनने से सिर्फ चंद हफ्ते दूर है। आज कांग्रेस के सामने ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका ईरान जौहरी मुआहदे में तातुल ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका फराहम कर सकता है। बेहतरीन रास्ता यही होगा कि अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे बहाल हो जाएं। इस बयान के बाद व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने ब्रीफिंग के दौरान एतराफ़ किया कि यह सूरत हाल अमरीका के लिए इंतहाई परेशान कुन है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने यकतरफा तौर पर मुआहदे को ख़त्म करके ईरान पर पाबंदियां बढ़ा दी थी, लेकिन उसके बावजूद ईरान जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए तैयार है। ईरान की जानिब से जहां माशी पाबंदियां हटाए जाने के मुतालबात हैं, वहीं एक बड़ा मुतालबा पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालना है। रूस यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद तकरीबन 2 महीने बाद UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस रूस पहुंच गए हैं, जहां उनकी रूसी सदर से मुलाकात हुई है। इस पर बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो बताइएगा ताकि हम उनसे दोबारा बताइएगा। शाहिद अमीन साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद अमीन साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? शाहिद अमीन साहब, सर इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है खौफजदा हुआ है जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग दी गई और फिर जिस तरह के बयानात सामने आए? खौफजदा अब तो इस लिहाज से है कि अगर ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो अमेरिका की नुक्ते नज़र से, बल्कि मैं समझता हूँ आलमी नुक्ते नज़र से ये एक बड़ा ख़तरनाक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ईरान ने 12 धमकी दी है कि वो इजराइल को तबाह कर देगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके नताइज बहुत ही संगीन होंगे। तो इसलिए सबसे बेहतर चीज़ तो यही है कि ये जो मायदा हुआ था 2015 में, इसको बहाल कर दिया जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो साबिक थे, उन्होंने बिला वजह इसको अमेरिका को इस मायदे से निकाल लिया। उसके बाद पूरी कोशिश यही है, और प्रेसिडेंट बाइडन है वो इस बात के हामी है कि अमेरिका दोबारा इस मायदे में शामिल हो जाए। लेकिन बातचीत जो है वो एक लिहाज से कुछ नाकाम सी हो गई है, क्योंकि इस दौरान में जैसे आपने इशारा किया, मसला ये हुआ कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड एक बड़ी अहम उनकी मिलिट्री तंजीम है, उसको अमेरिका ने उनको दहशतगर्दों के लिस्ट में डाल दिया है। और अब ईरान का इसरार है कि उसको निकाला जाए उस लिस्ट से। तो गोया कि डेडलॉक जो है वो आ गया है, और ये कई लोगों ने वार्निंग दी है, जिसमें कई साबिक वज़राए ख़ारजा इंग्लैंड के और दूसरे मुल्कों के भी हैं, कि ये मामला जो है बिल्कुल ब्रेक डाउन की तरफ जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल इस लिहाज से डेवलप होगी कि इस वक्त तक तो ईरान जो है अपनी जो मुआहदे के मुताबिक जो कि पाबंदियां हैं उस पर अमल कर रहा है, लेकिन अगर कोई मुआहदा रहेगा ही नहीं तो फिर ईरान को कोई रोका नहीं जा सकता कि वो अपना जो एटमी प्रोग्राम है उस पर आगे चले। तो गोया कि एक चीज ये है कि एक तरफ तो अमेरिका इसका बहुत इससे खायफ है कि ईरान का न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, और दूसरे ये डेडलॉक होता है। और ये शायद साहब अब सिचुएशन में थोड़ी तब्दीली आई ना सर, अमरीकी क़यादत के साथ ईरान में भी तब्दीली आई है। ईरान के मौजूदा सदर इब्राहिम रईसी, इनका तशख़्ख़ुस एक बड़े सख्त गिर रहनुमा के तौर पर है, तो क्या उनके लिए अपनी शराइत पर डील करना मुमकिन होगा सर? देखिए, ईरान पे बहुत ही सख्त सैंक्शन लगी हुई हैं, उनके इक़्तिसादी हालात बड़े ख़राब हैं, क्योंकि उनका जो तेल बिकने में बहुत ही ज़्यादा शदीद रुकावटें आ गई हैं, और दीगर सैंक्शंस की वजह से भी ईरान को यकीनन दुश्वारियों का सामना है। लेकिन वहाँ पे एक उनकी डिटर्मिनेशन है कि हम पॉलिसी पे अपने कायम रहेंगे। और जैसे आपने कहा, नए सदर जो हैं ये जो है ज़्यादा सख्तगीर इनकी पॉलिसी है, इससे इनके जो पहले सदर थे वो निस्बतन उनमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो इसलिए एक किस्म का डेडलॉक तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये कि अभी तक मामला ख़त्म नहीं हुआ है और कोशिशें जारी हैं। जैसे अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने कांग्रेस को बताया है कि अगर आप एग्रीमेंट की तरफ नहीं जाएंगे तो हालात और बुरे हो जाएंगे। तो गोया कि अभी तक इम्कान है कि शायद कोई लास्ट मिनट पे मफाहमत हो जाए, क्योंकि वो यकीनन ईरान के भी अपने मफाद में होगी, क्योंकि ये एग्रीमेंट तो ईरान ने उसको कबूल किया हुआ है कि अमेरिका के निकल जाने की वजह से उसमें ये एक तातुल पैदा हुआ है।
तो जी, गोया कि जी। ईरान बुनियादी सही। तौर पर इस एग्रीमेंट के सही, खिलाफ शाहिद नहीं है। अमीन साहब, हुमा बकाई साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं, वो भी बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर हैं, मामलात को जानती हैं। बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहिबा। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। अब जब अमेरिका ने खौफ का इजहार किया है, तो क्या इसका असर भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब और ईरान के सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में उस वक्त से तासुल आया जब से उनका झुकाव कुछ ईरान की तरफ हुआ और न्यूक्लियर डील की तरफ जाने की तरफ हुआ। फिर आपको लगा कि इब्राहिम एकॉर्ड भी हुआ और ऐसी अननेचुरल कन्वर्जेंसेस हुई मिडल ईस्ट में जो पहले नजर नहीं आती थी। और मैं साथ साथ आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि ईरान एक हफ्ते में कोई न्यूक्लियर बम बना लेगा, ये अमेरिका की इंटरनल कंजम्पशन के लिए है, क्योंकि जब ये न्यूक्लियर डील में पहली दफा जा रहे थे तो पूरे सफ़े के अखबार पूरे सफ़े के एडवर्टाइजमेंट अखबार में अमेरिका में जूइश लॉबी ने छापे थे इसके बरखिलाफ। एक डेमोक्रेटिक पार्टी का थ्रस्ट था कि कोई और तरीका नहीं है अलावा इसके कि इनको इंगेज किया जाए, और उस इंगेजमेंट की बड़ी मुखालिफत है इजराइल में भी और यूएस के अंदर भी। लेकिन एक तबका है जो समझता है कि अनलेस ये इंगेजमेंट होगी आप ईरान को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। सही, तो सही। और ईरान ने जो बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हुमा बकाई, शाहिद अमीन साहब, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। गुज़िश्ता रोज़ कराची में हमला हुआ, जिस खातून ने ये हमला किया उनके शौहर के बारे में अपडेट्स हैं, कहाँ से आई थी, क्या करती थी, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर जी खुशामदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। कराची यूनिवर्सिटी धमाके में खुदकुश हमलावर खातून शारी बलोच के शौहर और डेंटिस्ट है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो ही इस धमाके के मास्टरमाइंड भी हो सकते हैं। खातून को धमाके की जगह पर वाक़े से कई रोज़ पहले तक मुसलसल देखा गया। रैकी करने वाले मजीद 4 से 5 लोग भी साथ देखे गए। खातून का शौहर कराची में ही रह रहा था। हमले से पहले इन दोनों ने तकरीब भी की। अहमर रहमान खान मेरे साथ मौजूद हैं। अहमर, बड़ी सारी डिटेल्स सामने आ रही हैं, क्या इत्तलात मजीद आई हैं, बताइएगा ज़रा। जी देखिए, जामे कराची में ख़ुदकुश हमला, और वो भी एक खातून की जानिब से ख़ुदकुश हमला किया गया, और उसके बाद तहकीकाती इदारों की जानिब से काफ़ी जो है वो इसमें पेशरफ्त हासिल की गई है। ये ख़ुदकुश हमला आवर जो है वो शारी बलोच थी, इसकी शनाख्त हुई। फिर इसके शौहर हबीतान बलोच के बारे में भी जो है वो मालूमात कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जमा की हैं कि ये जिन्ना अस्पताल के करीब वाक़ एक होटल है जिसमें गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है ये दोनों जो है वो रिहाइश पजीर थे अपने बच्चों के हमरा। यहाँ तक कि धमाके से एक रोज़ कबल जो है वो इन्होंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भी उसी होटल में जो है वो मनाई है, और उसके बाद जो है वो खातून को अगले रोज़ वहाँ से ही उसी जिन्ना अस्पताल के करीब वाक़ होटल से ही रवाना किया गया खुदकुश जैकेट और के साथ के जी वो जाए और धमाका कर दे। पुलिस का और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये दावा है कि ये जो इसका शौहर है खातून का, वो भी जो है वो इस हमले में मुलव्वस है, क्योंकि वो तमाम तर कार्रवाई के हवाले से जानता था और वो इस पूरी कार्रवाई में शरीक था। तो अब कानून नाफिज करने वाले इदारे ये भी सोच रहे हैं कि वो इस पूरी कार्रवाई का मास्टरमाइंड था और उसने ही इस खातून के दिमाग को इस काम के लिए तैयार किया है। तो अभी इस हवाले से जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। ये इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं कि खुदकुश हमला आवर का जो शौहर है वो इस वक्त पाकिस्तान छोड़कर फरार हो चुका है, वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। जो उसके जानिब से 15 से 16 घंटे पहले एक ट्वीट भी जो है वो किया गया था, वो भी उसके बारे में मुतज़ाद इत्तलात जो है वो सामने आई हैं। कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे ये बताते हैं कि उसने वो ट्वीट जो है वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से जो है वो किया गया है। अब इसका या तो ट्विटर अकाउंट बाहर से हैंडल किया जा रहा है या फिर वो खुद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। धमाके से कबल वो होटल भी छोड़ चुका था, अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से जा चुका था। जी अच्छा अहमर, क्या खातून कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी? कहा जा रहा है कि 2016 का जो एंट्री टेस्ट हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट में एमफिल का, उसमें ये खातून जो है वो फाइनल हुई थी, उनका लिस्ट में जो है वो नाम सामने आया था, लेकिन वो 2016 का था। और एमफिल के स्टूडेंट्स अमूमन ये होता है कि जी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उसके कुछ काफ़ी अरसे तक जो है वो उनकी क्लासेज या उनकी दीगर चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। तो अभी तक ये ज़रूर सामने आया है कि इनका एंट्री टेस्ट की फ़ाइनल लिस्ट में नाम मौजूद था, लेकिन ये कितनी दफ़ा जो है वो यूनिवर्सिटी आई हैं तालीम हासिल करने के लिए, ऐसा कुछ जो है
वो डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई हैं। ये ज़रूर है कि दहशतगर्द इस हमले से पहले जो है वो वहाँ पर बाकायदा रैकी की गई है, 4 से 5 रोज़ तक की रैकी की गई है, जिसमें इस खातून को जो खुदकुश हमलावर है बाकायदा वहाँ पर ले जाके उस स्पॉट को दिखाया गया है। और ख़ास तौर पर एक CCTV फुटेज जो कि गुज़िश्ता रात मंजर आम पर आई, जिसमें लास्ट मिनट हैंडलर को जो है वो देखा गया है। एक वाइट स्कार्फ पहनी हुई खातून जो है वो आखिरी मिनट में खातून दहशतगर्द से मिलती हैं और उसको जो है वो बताती हैं कि उसने किस मकाम पर जाके खड़ा होना है। तो कानून नाफिज करने वाले बता रहे हैं कि ये कोई खास जो है वो ओहदा रखने वाली उस दहशतगर्द तंजीम में खातून थी, तभी वो उनसे नहीं हुई अभी तक। ये खातून जो साथ थी, जो लास्ट मोमेंट पे इनसे मिली, उसके साथ साथ वो जो जिस रिक्शे में आई थी उसका ड्राइवर, इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जी देखिए, ना ताहाल जो है वो रक्षा जिस रक्षे में वो सवार होकर आई हैं उस रक्षे के हवाले से कोई मालूमात अभी तक हासिल की जा सकी हैं, ना ही उस रक्षे वाले की जानिब। और इसी तरह जो वाइट स्कार्फ पहने हुए आई थी खातून, वाइट हैंडलर इनको बोलते हैं कि लास्ट मिनट हैंडलर इनको कहा जाता है कि ये किसी भी खुदकुश हमलावर से जो आखिरी लम्हों में मुलाकात की जाती है वो कहा जाता है कि जी वो शख्स बड़ा अहम होता है, क्योंकि वो उनकी जहन साजी में बड़ी अहम किरदार अदा कर रहा होता है कि आखिरी लम्हात में खुदकुश हमलावर का दिमाग पलट ना जाए, वो वापस ये हमला करने से रुक ना जाए, तो वो लास्ट मिनट हैंडलर की बटी। रहमान, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह नाजरीन से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।